मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। इलाहाबाद झांसी खंड निर्वाचन शिक्षक एमएलसी का चुनाव बहुत नज़दीक है। 30 जनवरी को मतदान है, 2 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। जितने प्रत्याशी हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात शिक्षकों के बीच में काम करने वाले लालमणि द्विवेदी जी से हो गई है, जो माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के नेता हैं। हम आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। आइए समय ना गंवाते हुए उनसे चर्चा जारी करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर स्वागत है। पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। सर, 1986 से वित्तविहीन शिक्षकों का मुद्दा है। वित्तविहीन शिक्षकों की व्यवस्था 1986 से हुई। उसके बाद लगातार ये मुद्दा उठता है कि वित्तविहीन टीचरों के लिए जो है सेवा नियमावली होनी चाहिए, तो उनके लिए जो है एक निश्चित मानक होना चाहिए। सर, ये क्यों नहीं हो पा रहा और शिक्षक नेता इसमें क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? देखिए, 1986 में जब ये विधेयक लाया गया था तो उस समय की सरकार ने कहा था कि ये एक अंतरिम व्यवस्था है। अभी 2 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और कहा कि एक अंतरिम व्यवस्था को आप कितने दिन तक चलाना चाहते हैं। अंतरिम व्यवस्था का मतलब होता है 2-4 साल। बिल्कुल। लेकिन अंतरिम व्यवस्था में आपने 30-30 साल पार कर दिए। तो सरकार को इतना सोचना चाहिए कि शिक्षा देना हम समझते हैं कि समाज और देश का सबसे गुरुतर दायित्व है। और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक इस देश के लगभग प्रदेश के 2/3 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। भारत का भविष्य, प्रदेश का भविष्य बना रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण काम कोई दूसरा हो नहीं सकता। और उनके लिए न उनका सरकारी अभिलेख में कोई नाम है, न उनका कोई सेवा नियमावली है, न उनका कोई निर्धारित वेतन है। जो जैसे जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में काम करने को मजबूर है। ये बात सुनी गई है कि स्कूल जितने भी हैं या स्ववित्त पोषित हैं वो फायदे में रहते हैं, फिर भी अध्यापक को उतना वेतन नहीं देते हैं। अध्यापक जो वो दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन पाता है, जबकि वो कहने को अध्यापक होता है। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर कहाँ कमी मानते हैं? देखिए, मूल कमी तो ये है कि पहले शिक्षा जो है वो समाज सेवा का माध्यम थी और देश की तरक्की का एक जरिया बनाया गया। जब से स्ववित्त पोषित संस्थान खोले गए, सरकार ने इसकी अनुमति दी, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया। आज से 30 साल 35 साल पहले लोग अपनी जमीनें देते थे, अपनी संपत्ति देते थे, दान करते थे शिक्षा जैसे काम के लिए कि समाज को शिक्षा मिले। बिल्कुल। आज तो जो स्कूल खोल रहा है उसमें से अधिकांश लोग इसको एक व्यवसाय के रूप में कमाना चाहते हैं, तो लाभ कमाना चाहते हैं। और जब व्यवसाय बन गया है, शिक्षा यदि व्यापार बनेगी, निर्माण नहीं संहार करेगी। तो आपको लगता है कि ये ज्यादा फायदा कमाते हैं, उस हिसाब से वेतन नहीं देते हैं? भाई, जब बिजनेस है तो बिजनेस में तो अधिकतम मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे और अपने वर्कर को कम से कम देना चाहेंगे। नेचुरल रहा है। तो इसलिए वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, किसी का कोई निर्धारित वेतन नहीं है। कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि 3-3 हज़ार में भी काम कर रहे हैं, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार में भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे हैं, हावड़ा चला नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मदरसों के भी वोटर जो वोट करते हैं। आज मदरसों की हालत पर चिंता करने के लिए कोई प्रत्याशी जाता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं वहाँ पर? देखिए, मदरसों की स्थिति और जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, इन दोनों के मामले में मुझे लगता है कि सरकार एक सौतेला व्यवहार कर रही है। 2017 में मार्च में सरकार आई पहली बार, अभी इधर बीच माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और तब से आज लगभग 6 साल कंप्लीट हो रहा है। अभी तक इन्होंने भर्ती की प्रक्रिया को ठप कर रखा है। ये कह रहे हैं कि हम भर्ती की प्रक्रिया चेंज करना चाहते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन ये 6 साल में कुछ नहीं किए और मदरसों में और वहाँ भर्तियों को रोक रखे हैं। वहाँ विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो ये कब तक इस प्रक्रिया को रोक करके रखेंगे? सरकार को चाहिए कि वहाँ टीचर उपलब्ध कराएं। मैनेजमेंट को जो पावर था वो वापस लौटाएं, उन्हें उस तरीके से दें। अनुच्छेद 29 और 30 में उनके लिए एक विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि आज जो है शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है, मैं आप नेताओं से बात करता हूँ, कई प्रत्याशियों का मैंने इंटरव्यू लिया। वो कहते हैं वित्तविहीन शिक्षकों को उचित मानदेय मिलना चाहिए, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली होना चाहिए,
वित्तविहीन शिक्षकों को शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। मैं वित्तविहीन शिक्षकों पर अभी बात करूँ। ठीक है। लालमणि द्विवेदी ने तो बहुत लड़ाई लड़ी है एडेड कॉलेज के शिक्षकों की, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए और क्या आपके पास? देखिए, इस सरकार ने, पिछली सरकार ने जो मानदेय दिया था तो मानदेय को भी वापस ले लिया। 2017 में 18 में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी थे, तमाम शिक्षक संगठनों के सम्मेलनों में गए और वहां जा जाके कहे वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली एकदम तैयार है। एक बात। दूसरी बात, जो इस क्षेत्र से 18 साल से प्रतिनिधि हैं वो ये कहते हुए चले आ रहे हैं 3 कार्यकाल से और वोट ले रहे हैं कि हम शिक्षकों को वेतन की समानता दिलाएंगे। 18 वर्ष में वेतन की समानता तो नहीं दिला पाए। ठीक, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो रवैया है, इस रवैये में जब वो 800 रुपए का मानदेय नहीं दे सकती है तो वेतन की समानता कहाँ से देंगे? 90,000 1 लाख रुपए का वेतन कहाँ से देंगे? वो लड़ाई तो अभी आगे की है। अभी तो टीचर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पैर के नीचे जमीन नहीं है। अभी तो सरकारी अभिलेख में उनका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। अभी तो कोई टीचर अगर ये कह दे कि हम ये मांग रहे हैं या कोई नई बात कर दे या नेतागिरी करने लगे, नेतृत्व करने लगे, तो मैनेजर कह देगा अगले दिन से मत आना, काम खत्म हो गया। तो हमारा लालमणि द्विवेदी और माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट उनके लिए 3 प्रकार के काम कर रहा है। पहला, हमने 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि जितने भी टीचर हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, सबको पहले हर जिले के सक्षम अधिकारी के स्तर से इनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, इनको रिकॉग्नाइज करिए कि ये टीचर हैं और कब से टीचर हैं, कि जिससे पहले वो रिकॉर्ड में दर्ज हो। दूसरा ये कि जितने भी टीचर हैं उनका आप ईपीएफ अकाउंट खोलिए, जितना भी वेतन पाते हों, वो 5,000 पाते हों, 8,000 पाते हों, उनका 1/10वां हिस्सा आप उनका ईपीएफ खाता खोलकर जमा करिए और नियोक्ता से जमा कराइए। कम से कम वो भारत सरकार के रिकॉर्ड में आए, रिकॉग्नाइज हों। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, वेलफेयर स्कीम है, ईपीएफ स्कीम, ईपीएफ एक्ट में, तो उनको कम से कम रिटायरमेंट के बाद 60 साल तक उम्र है तो वो काम कर लेंगे। 60 साल के बाद क्या करेंगे? हम कहते हैं जितना भी मिलना हो उतना मिले, लेकिन कम से कम उनको एक पेंशन भी मिले, न रहे तो उनके वारिस को मिले, उनकी पत्नी को मिले, पति को मिले या बच्चों को मिले, ये चीज होनी चाहिए। और तीसरा काम हमने ये किया है कि हमारे इंटर एक्ट की धारा 7(4) के अंतर्गत ही मान्यता दी जाती थी। 1986 से जो वित्तविहीन मान्यता की प्रणाली शुरू हुई वो 7(का) में दी जाने लगी और अभी 6 सितंबर 2022 को फिर से 7(4) में दी जाने लगी। लेकिन 86 से लेकर 6 सितंबर 22 तक के बीच में जो 22,000 कॉलेज हैं, इन कॉलेजों को 7(का) में मान्यता दी गई है। 7(का) में मान्यता स्कूल खोलने की है ही नहीं, वो सेक्शन खोलने की मान्यता है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया है और अभी 250 विद्यालयों को मान्यता मिली है। हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार का प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहा है, तो सबसे पहले ये क्यों नहीं करते कि 22,000 उन स्कूलों को 7(4) में मान्यता दे दें, ईपीएफ का खाता खुलवा दें। अच्छा नेता जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि सरकार का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वित्तविहीन शिक्षकों को उचित मानदेय सरकार देगी, वित्तविहीन शिक्षकों की नियमावली सरकार बनाएगी, वित्तविहीन शिक्षकों की कार्यप्रणाली डाटा सरकार तैयार करेगी। सरकार के प्रत्याशी क्या बोलते होंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं श्री बाबूलाल तिवारी जी, ठीक है, वो ये बताएं या बीजेपी बता दे कि प्रत्याशी बनने से पहले उन्होंने शिक्षक समाज के लिए किया क्या है, पहली चीज, और करेंगे क्या। मैं चुनौती के साथ बीजेपी के प्रत्याशी से ये कहना चाहता हूं कि आप अगर आ रहे हैं और वोट लेना चाहते हैं, शिक्षकों का दिल जीतना चाहते हैं, शिक्षकों के मत से आप विधान परिषद में पहुंचना चाहते हैं, तो 2 चीजें आप स्पष्ट कर दीजिए कि आज से पहले अपने जीवन में शिक्षक समाज के कौन से आंदोलन किए आपने, कौन सा हक दिलाया उन्हें, कौन सी उपलब्धि है आपकी, और चुनाव जीत जाने के बाद शिक्षकों के लिए क्या करेंगे, एक कोई विजन दे दीजिए, एक विजन डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि क्या करेंगे, चाहे अपनी सरकार की ओर से करा दीजिए या इंडिविजुअल प्रत्याशी के रूप में आप कर दीजिए। सर एक बात बताइए, मैं एडेड कॉलेजों की बात करूँ,
एडेड कॉलेजों में तदर्थ टीचर की बात आती है, उनकी भी समस्या होती है। आपने तो ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था तो करवाई, तदर्थ टीचरों की समस्या है कितने साल तक वो पढ़ाए और सारी मान्यता सारी योग्यता वो पूरी करते हैं, BIS के यहाँ से अप्रूव्ड भी होते हैं और बाद में पता लगता है टीचर। देखिए इस समस्या को नहीं उठाया गया कभी? नहीं, देखिए तदर्थ जो अध्यापक है वो इसलिए उनका एक वर्ग है तदर्थ अध्यापकों का कि चयन बोर्ड अधिनियम 1982 आया, चयन बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन 82 से लेकर 1996 तक चयन बोर्ड ने काम ही नहीं किया, कोई भर्ती नहीं कर पाया, नाम के लिए चयन बोर्ड था। 1996 में पहली बार टीचर बड़े पैमाने पे भर्ती हुई आयोग से। तो जब 82 से लेकर 96 तक 14 साल तक आप कोई भर्ती नहीं कर पाए, आप सरकार की रिक्रूटमेंट बॉडी जो है, तो टीचर तो स्कूल में आएगा ही, और उसको लाने के लिए चयन बोर्ड अधिनियम में ही दो धाराएं हैं। एक तो चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 और एक कठिनाई निवारण अध्यादेश 1981। इन दोनों के तहत नियम संगत तरीके से तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति हुई, और तदर्थ नियुक्ति का मतलब यह है कि जब तक चयन बोर्ड अध्यापक मौलिक रूप से नहीं दे पा रहा है तब तक के लिए अध्यापक हैं, लेकिन उसी में बाद में समय समय पर इनको विनियमित करने की योजनाएं आई, कानून आया। तो जब एक टीचर 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल पढ़ा रहा है, वेतन पा रहा है, वही काम कर रहा है जो मौलिक टीचर कर रहा है, उसको विनियमित करना चाहिए। तो उसको विनियमित कर दीजिए। पैसा कहाँ लग रहा है सरकार का? वेतन तो सरकार दे ही रही थी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विनियमित कर दीजिए और आगे से तदर्थ नियुक्ति का रास्ता बंद कर दीजिए, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, और चयन बोर्ड का कैलेंडर ठीक कर लीजिए। हर साल चयन बोर्ड से नियमित नियुक्ति करिए। एडहॉक टीचर्स की जरूरत क्या है? हम खुद ही नहीं चाहते कि एडहॉक टीचर। अच्छा सर, आप लोग पुरानी पेंशन OSP की मांग करते हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो बहुत हो रही है, खाली टीचर ही ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करो तो सब एम्प्लॉय हैं, सबको करना चाहिए, तो कल भी लोग रहे होंगे। तो जो आप लोग वायदे करते हैं कि ओल्ड पेंशन जारी रहेगी, ओल्ड पेंशन जारी रहेगी, जारी रहेगी या कुछ इसका फायदा भी मिलना है? नहीं, देखिए पुरानी पेंशन स्कीम को हटा करके जो नई पेंशन स्कीम लाई गई वो इसलिए नहीं लाई गई कि ये अच्छी है। अगर अच्छी होती तो संसद विधायक भी इसको ले लिए होते। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजेज को भी यही स्कीम दे दी जाती। ठीक है, ये तो चूंकि कर्मचारी और शिक्षक ये ऐसा संवर्ग है कि एक अनुशासन में इसको रहना पड़ता है। सरकार जोर जबरदस्ती करके इस प्रकार की स्कीम लाई। स्कीम इसलिए ले आई कि ये सरकार चूंकि पूंजीपतियों के चंदे से राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, और जब जीत जाती है तो उन चंदादाताओं के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना इनको। तो ये टीचर्स का और कर्मचारियों के वेतन का अंश और पब्लिक के टैक्स का पैसा, सरकारी अंश, ये उन्हीं पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूंजी देने के लिए स्कीम है। ये कतई फायदेमंद नहीं है और पुरानी पेंशन सरकार को देना चाहिए। यही बीजेपी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद विपक्ष में थे, तो ये माननीय अखिलेश जी के सरकार में ये कहते थे, सपा सरकार में, कि भाई पत्र लिखते थे मुख्यमंत्री को। डिप्टी CM माननीय श्री केशव मौर्य जी ये भी पत्र लिखते थे। ऐसे हजारों नेताओं के पत्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जब ये विपक्ष में थे तो ये शिक्षक और कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन की बात करते थे, मांग करते थे, और जब स्वयं सत्ता में आ गए हैं तो जब सदन में सवाल लगता है किसी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो उसके जवाब में कहते हैं कि पुरानी पेंशन देने का कोई योजना नहीं है। तो उनको जानकारी हो गई ना कि कितना खर्चा आता है। देखिए, पुरानी पेंशन तो इन्हें देनी पड़ेगी। अच्छा, इसका कोई विकल्प नहीं है। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन आ गई है। पूरे देश के शिक्षकों और कर्मचारियों में एक उत्साह का माहौल है। एक आशा बनी है और इनके ऊपर भी, सरकारों के ऊपर भी दबाव कायम हो रहा है। टीचर और कर्मचारी धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी कि इस देश के, क्योंकि ये देशव्यापी समस्या है, पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी संगठनों को एकजुट करने के लिए, लामबंद करने के लिए, एक फोरम पर लाने के लिए अधिक से अधिक संगठनों का फोरम बनाने का प्रयास किया जाएगा और मिल करके लड़ा जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा। पुरानी पेंशन तो उन्हें लौटानी पड़ेगी। दिन कितना लगेगा ये हम नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द देनी पड़ेगी। अच्छा सर,
क्या आप मानते हैं कि जो है शिक्षक की लड़ाई एक शिक्षक ही लड़ सकता है, और लालमणि दुबे जी का क्या योगदान रहा अभी तक? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उसमें जो टीचर कभी थे, चाहे वर्तमान एमएलसी हों इस क्षेत्र से, माननीय सुरेश त्रिपाठी जी 7 साल से सेवानिवृत्त हैं। बाबूलाल तिवारी जी भी कभी अध्यापक थे, वो भी कई सालों से सेवानिवृत्त हैं। तो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद तो कार्यरत अध्यापक के दुख दर्द को उतना वो एहसास नहीं कर सकते ना। और जो राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट है, राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट शिक्षक की बात को अलग से कैसे उठा पाएगा? उसको तो अपनी पार्टी लाइन से बंधा रहना पड़ेगा। माननीय उमेश द्विवेदी जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, ये पिछले कार्यकाल में लखनऊ से वित्त विहीन महासभा के बैनर तले बने थे एमएलसी, और 6 सालों में एक रिकॉर्ड सवाल उठाए थे इन्होंने सदन में। जिस किसी भी संगठन का लखनऊ में धरना होता था, उमेश द्विवेदी जी वहां पहुंच जाते थे धरना स्थल पर सहयोग देने के लिए। लेकिन अपनी विधायकी को, एमएलसी की सीट को पक्की करने के लिए अब की बार इन्होंने बीजेपी के दामन से, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा। पिछले 2 वर्षों में आवाज नहीं सुनी होगी किसी ने, कोई आंदोलन भाग नहीं ले रहे, कोई कर ही नहीं सकते, बोलती बंद हो गई है, पीछे बैठना पड़ेगा। अब पार्टी के जो उनके नेता हैं सदन के, पहले वो बोलेंगे कि पहले वो बोलेंगे? तो कोई भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी होगा, उसको पार्टी लाइन से बढ़ना पड़ेगा, और पार्टी का नेता जब तक उसको इजाजत नहीं देगा तब तक वो एक शब्द टीचर के लिए नहीं बोल सकता। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो है राजनीतिक दल को इस शिक्षक निर्वाचन में भाग भी नहीं लेना चाहिए? बेशक नहीं लेना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो विधान परिषदों की रचना की, आप देखिए कि उसमें किसी एक क्षेत्र से नहीं है, उसमें स्नातक क्षेत्र से आते हैं 8, टीचर कोटे से 8, स्थानीय निकाय से 1/3 आते हैं, और 1/6 है नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता के क्षेत्र से आते हैं। ये लोकतंत्र का एक एडवांस रूप होता है, बहुलवादी लोकतंत्र। बहुलवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना। बिल्कुल। तो अगर 8 सीट, 1/12 सीट टीचर कम्युनिटी के लिए दिया गया इस भावना से, तो राजनीतिक दल अगर आ जाएंगे तो टीचर की बात, शिक्षा की बात और शिक्षक की बात सदन में जाएगी कैसे? कानून में कैसे समाहित होगी वो बात? इतना तो राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक ढंग से इस क्षेत्र में आ रही है और साम दाम दंड भेद सब अपना करके इन चीजों में हस्तक्षेप करके और चुनाव जीत रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे शिक्षा और शिक्षकों का बहुत नुकसान होगा, ये इनको नहीं करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के लिए 403 विधानसभा की सीटें हैं, और विधान परिषद में भी 1/3 विधायकों के ही निर्वाचन से आते हैं, वहां इनको सारी जोर आजमाइश करनी चाहिए, क्योंकि जो भी जिता के लेके जाएंगे वो इनके अगेंस्ट कभी बोल नहीं पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि वहाँ एक शिक्षक का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वर्किंग टीचर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि कैंपस की समस्या और टीचर की समस्या, विद्यार्थी की समस्या, अभिभावक की समस्या, स्कूल की समस्या एक टीचर ही बेहतर ढंग से समझ सकता है। अच्छा सर, सपोज करिए लालमणि द्विवेदी जो चुनाव जीत गए, एमएलसी बन गए, तो लालमणि द्विवेदी सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि वहां तो बहुमत चाहिए, सरकार को झुकाना है। हाउ इट विल पॉसिबल? देखिए, सदन जो है सरकार का बहुमत है, और जिसका बहुमत है वो तो जो चाहेगा सो कानून पास कराएगा। लेकिन सदन एक माध्यम है समूह की आवाज को रखने का, समूह की, शिक्षक समुदाय की भावनाओं के प्रतिनिधित्व करने का, वहां लॉबी करने का कि शिक्षक के इंटरेस्ट में वहां क्या होना चाहिए। ठीक, लालमणि द्विवेदी का सबसे पहला प्रयास होगा कि इस प्रदेश में जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, जिनकी स्थिति आज अकुशल मजदूर से भी खराब स्थिति में है, वो एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, उससे उत्कृष्ट काम कोई जिम्मेदारी हो नहीं सकती। उनकी स्थिति को सुधारना, उनकी सेवा दशा को सुधारना, उनकी सेवा सुरक्षा को ठीक करना, उनके एपीएफ एक्ट को खोलना, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना लॉबिंग करके कि एक निर्धारित वेतन उनका तय किया जाए, और भविष्य में अंतिम लक्ष्य हमारा होगा
कि सरकार की तरफ से वेतन वितरण अधिनियम 1971 जैसे एडेड स्कूल के टीचर को मिला है, उस तरीके से इनको आच्छादित कराना। लेकिन शुरुआती स्थिति होगी जमीन तैयार करने से, क्योंकि अगर हम जमीन नहीं तैयार करेंगे तो जो भी टीचर आगे बढ़ेगा, कोई सुविधा देने की बात होगी, मैनेजर निकाल के बाहर कर देगा, अपने रिश्तेदार नातेदारों को रख देगा या पैसा लेके दूसरों को रख देगा। तो ये एक तो वित्तविहीन के लिए है। पुरानी पेंशन के लिए फेडरेशन बना करके सामूहिक तौर पर लड़ा। हमारे राजकीय टीचर्स, हमारे माइनॉरिटी स्कूल के टीचर्स, मदरसों के टीचर, संस्कृत विद्यालय के टीचर, स्कूल के टीचर, सबकी अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। और उस समस्याओं को हम लोग जितना बेहतर समझते हैं, आप किसी दूसरे प्रत्याशी से, जरा राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी से पूछ लीजिए कि संस्कृत विद्यालय के टीचर की क्या समस्या है, राजकीय विद्यालय के टीचर की क्या समस्या है। वो एक लाइन नहीं बोल पाएंगे, वो एक समस्या नहीं बता पाएंगे कि क्या समस्या है। तो इसलिए एक टीचर का होना जरूरी है और हमें इन चीजों की एक बेहतर समझ है। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी समस्याओं की, छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नहीं हो रही हैं, उससे स्थिति बेहतर हो जाएगी हमारी सेवा दशा की। तो हम इस दिशा में कोशिश करेंगे। अच्छा सर, वित्तविहीन शिक्षकों की बहुत बातें होती हैं, एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की कुछ समस्या है क्या? एडेड स्कूल के टीचर्स की बहुत सारी समस्या है। देखिए, एडेड स्कूल के टीचर्स की समस्या, आज आप जानते हैं कि जब चयन बोर्ड से सिलेक्शन नहीं होता था तो टीचर विद्यालयों में स्थानीय लोग ज्यादातर नियुक्त होते थे मैनेजमेंट। 1996 के बाद से जब चयन बोर्ड से चयन होने लगा और प्रदेश स्तर पर होने लगा, तो पूरे प्रदेश में चयन होने लगा। एक ट्रांसफर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी लेडी टीचर्स फोन करती हैं, वो बताती हैं कि हम छोटे से बच्चे को लेकर दूरस्थ क्षेत्र में पड़े हैं, हमारे परिवार के लोग 800 किलोमीटर दूर हैं। ये बताइए कि प्रशासन में एक आईएएस को पति पत्नी को एक जिले में रहने का अधिकार है, एक पीसीएस को पति पत्नी को एक जिले में रहने का अधिकार है, एक टीचर को एक जिले में रहने का अधिकार नहीं है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट आया था और सरकार ने जो एनईपी 2020 लागू किया है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में सजेशन दिया गया है कि यथासंभव टीचर को जहां वो रहता है, जो उसका कल्चर है आसपास का है, उसके आसपास ही दे, क्योंकि वो उस कल्चर को अडॉप्ट करता है, उस सोसाइटी के से बच्चों से कनेक्ट हो सकता है बढ़िया से। इसलिए उसको जहां तक संभव हो उसके घर के आसपास ही उसको टीचरों की ट्रांसफर की समस्या है। तो एक ट्रांसफर की समस्या है। दूसरी समस्या है कि राजकीय अध्यापकों को, राजकीय कर्मचारियों को बीमारी पर कैशलेस चिकित्सा की सुविधा है, वो एडेड स्कूल के टीचर्स को नहीं है। प्राइमरी को इन्होंने एक कंडीशन बना के दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग होगी कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा आप दीजिए। प्रधानाचार्य की भर्ती हमारे यहाँ एकेडमिक मेरिट से होती है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी वार्ता भी हुई है और हम सफल भी हुए हैं काफी हद तक कि रिटन एग्जाम होना चाहिए। आप सोचिए, इस प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तो रिटन एग्जाम से होती है भर्ती। हमारे यहाँ लिपिक, लेखपाल, तृतीय श्रेणी की नौकरी मिलती है पेट एग्जाम से, आप जानते होंगे। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल का टीचर आता है टेट और सुपर टेट देके। हमारे यहाँ स्टेट लेवल की परीक्षा देके माध्यमिक विद्यालयों में 7600 ग्रेड पे का पोस्ट है, जो अगर प्रशासन में हो तो सीनियर क्लास 1 के बराबर होते हैं, और इसकी नौकरी एकेडमिक मेरिट से दी जाती है। तो हमने सरकार से, हमारी वार्ता भी हुई, कंसेंट भी बनी हुई है, हमने उनको समझा लिया है इस मामले में कि रिटन एग्जाम होना चाहिए। और इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए एलटी ग्रेड टीचर को एलिजिबल नहीं मानते, जबकि एक्ट में लिखा हुआ है कि कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं पढ़ाने वालों को एलिजिबल माना जाना चाहिए। हमने उसको भी समझा लिया है, प्रस्ताव निदेशालय से बनकर गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी की समस्याएं हमारी है। अच्छा सर, ये चुनाव चल रहा है, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि टीचरों की जो वोट देने में बहुत कम रुचि होती है। आप ऐसा क्यों नहीं वोटिंग करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीचर्स वोटिंग करते हैं, अच्छी वोटिंग करते हैं। एडेड स्कूल के टीचर, राजकीय स्कूल के टीचर, वित्तविहीन स्कूल के टीचर्स ज़्यादा वोटिंग करते हैं, क्योंकि ये स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मसला है, स्टेट काउंसिल से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसमें जो केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक होते हैं या और दूसरे संस्थान हैं, टेक्निकल संस्थान हैं, उन सब जगहों से थोड़ा सा कम होता है परसेंटेज, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होते। उनको लगता है कि हमें हमारी समस्याओं का कोई बहुत सीधा संबंध नहीं, क्योंकि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ता है, तो थोड़ी सी रुचि कम है, लेकिन वहाँ भी व्यक्तिगत अप्रोच पर वो भी वोट देते हैं। अच्छा सर, क्या वजह आप मानते हैं कि सरकारें जो है वो बातों को सुन नहीं पाती?
सुन नहीं पा रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सरकार तक ठीक ढंग से बात पहुंचती नहीं है। जो प्रतिनिधि हैं वो शिक्षक की समस्या को तार्किक ढंग से, लॉजिकल ढंग से रख नहीं पा रहे, टेक्निकल ढंग से, जो कानून के पहलू हैं उस चीज को सरकार के प्रतिनिधियों से जब बातचीत होती है तो उसको रख नहीं पाते। ये बहुत बड़ा मसला है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों का समाधान केवल ठीक ढंग से समझाने से हो जाता है, बात पहुंची नहीं पा रही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस प्रदेश में कम से कम 7-8 लाख अध्यापकों का समूह होगा और इतने बड़े समुदाय से मुख्यमंत्री प्रदेश के कभी बात नहीं करते। आप सोचिए कि पहले मुख्यमंत्री बाकायदा शिक्षक संघ के सम्मेलनों में आते थे, लेकिन इस सरकार में मुख्यमंत्री आज तक किसी शिक्षक संघ के सम्मेलन में नहीं गए। बुलाया नहीं होंगे? नहीं, खूब बुलाया जाता है, मिलने तक का समय मांगा जाता है, मिलते तो है नहीं। तो ये एक ट्रेंड है। अब वो जाने क्या समझते हैं कि सब हम ही जानते हैं कि सारी शिक्षा की समस्या उन्हें स्वयं पता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर वो बातचीत करें तो उनका भी बड़ा भला हो सकता है। अच्छा सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है कुछ? अब देखिए, प्रत्याशी से किसी से भी पूछेंगे तो वो तो कहेगा कि चुनाव अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसको जानने के लिए तो आपको 10 जिले में एक सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने किया भी है। हाँ, तो मेरा मानना है कि टीचर्स के पास लालमणि द्विवेदी एक बहुत अच्छे विकल्प है। उसका कारण यह है कि राजनीतिक पार्टियां उनके किसी काम की नहीं हो सकती। जो मौजूदा एमएलसी हैं वो 18 साल रह करके भी हमारे अध्यापक को कुछ दे नहीं पाए और 7-8 साल से सेवानिवृत्त भी। अब उनकी विश्राम करने का समय है, 70 साल की उम्र लगभग। दूसरा, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने किसी एक टीचर की भी किसी समस्या का समाधान कराने के इरादे से कोई प्रयास किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं, मुझे नहीं लगता कि टीचर कम्युनिटी के लिए कोई काम किया होगा इस तरीके से। लेकिन लालमणि द्विवेदी ने 2006 से मैं संगठन में जुड़ा हूं, 2007 से 10 तक जिला मंत्री और 10 से 15 तक जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने जनपद प्रयागराज में सीमित क्षेत्र में काम किया है और 2015 से मैं प्रदेश महामंत्री हूं। पिछले 6 सालों में, 7 सालों में पूरे प्रदेश का अध्यापक, एक एक अध्यापक जानता है कि लालमणि द्विवेदी टीचर्स की प्रॉब्लम को कितनी सत्यनिष्ठा से, कितनी ईमानदारी से, कितने लगन से और कितने सच्चे मन से उसको उठाते हैं। और आज तक 3-4 मामलों को में सफलता भी मिली है। हम तो एक सिंपल टीचर हैं, स्कूल भी जाते हैं, 14 CL मिलती है, उसी में से समय मैनेज करते और संगठन के माध्यम से सदन में न होते हुए भी हम टीचर्स के लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेके आए हैं। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में लालमणि द्विवेदी के रूप में टीचर्स के सामने एक बहुत सुंदर विकल्प है और हमें उम्मीद है कि अध्यापक जो है अपनी मन बना चुका है सदन में पहुंचाने का। तो लालमणि द्विवेदी जी, आप अंत में अध्यापकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अध्यापकों से यही कहना चाहते हैं कि 6 वर्षों में इस सरकार का रवैया आपने देख लिया होगा। इसी सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों का मिला हुआ थोड़ा सा मानदेय छीन लिया। इसी सरकार ने टीचर्स का परिवार कल्याण भत्ता छीन लिया। इसी सरकार ने सिटी अलाउंस जो मिल रहा था छीन लिया। इसी सरकार ने 2014 के बाद नियुक्त टीचरों का सामूहिक बीमा छीन लिया। तो ये तो सरकार की स्थिति है। इसलिए हम ये अनुरोध करेंगे कि राजनीतिक पार्टी का विकल्प अगर चुनेंगे तो आप समझिए कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी चलाएंगे। और आगे चल करके आने वाला समय, चूंकि ये सरकार जो है बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो एक संकट का बादल मंडरा रहा है इस मामले में कि ये दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट मेथड से हम इस पूरी व्यवस्था को प्राइवेटाइज करने की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस चुनाव में बहुत सोच समझ करके निर्णय ले, एक सशक्त नेतृत्व को चुने जो टीचर्स को संगठित करके
आने वाले इन आशंकाओं जो हैं और आने वाली जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, उनका हम लोग लामबंद करके सामना कर सके। एमएलसी चुनाव जीतना या हम शिक्षक संगठन का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, शासन चलाना नहीं है। सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी कम्युनिटी के हित के संबंध में लामबंद होकर के सरकार के सामने अपनी बात रखनी है, अपने हितों की रक्षा करनी है और अपने हितों को बढ़ाना है। चलिए द्विवेदी जी, आप हमारे टास्कों में एक बार फिर समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ में इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी ठकुराई गुट के प्रत्याशी लालमणि द्विवेदी जी थे। आपका कहना था कि वित्तविहीन शिक्षकों के उचित मानदेय, उनकी नियमावली, सेवा नियमावली, उसके साथ में पुरानी पेंशन की लड़ाई उनकी जारी है। उन्होंने भूतकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो शिक्षक हित में थे, भविष्य में भी वो करेंगे। लालमणि द्विवेदी जी का यह भी कहना है कि राजनीतिक दल का कोई भी प्रत्याशी आपका भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने दल की भाषा को ही बोलेगा। इसलिए गैर राजनीतिक दल का ही जो है नेता आपकी आवाज़ को उठा सकता है। हम आगे भी ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टाइम्स।